विज्ञान के इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज विज्ञान पर दर्पण और दर्पण से बनने वाले इमेजेस, प्रतिबिंबों के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री S.K. पारासर जी, जो मेरे साथ सहायक संचालक आदिम जाति कल्याण विभाग में हैं, और हमारे साथ में हैं सुभाष उत्कृष्टता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल के व्याख्याता श्री JB सिंह जी, जो कि आपको प्रतिबिंब क्या होते हैं, किस तरीके से उनसे प्रतिबिंब बनते हैं, दर्पण क्या होते हैं और किस तरीके से से प्रतिबिंब बनते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सिंह साहब से सुनते हैं दर्पण क्या होते हैं इस विषय में। सिंह साहब। प्यारे बच्चों और साथियों, नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, प्रकाश का परावर्तन होता है, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसके बारे में इसके बाद चर्चा करेंगे। लेकिन जिन वस्तुओं से या जिन उपकरणों से प्रकाश का परावर्तन होता है वो उपकरण कहलाते हैं दर्पण। और दर्पण एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे उपकरण होते हैं, एक ऐसी युक्ति होते हैं जिनसे प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन होता है और उनसे अच्छे अच्छे प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। ऐसे उपकरणों को हम दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं ये बताता हूँ कि आपके सामने ये एक मैं दर्पण लिए हुआ हूँ। इसकी एक पृष्ठ देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, सभी लोगों को। ये आपको देखो बहुत अच्छी चमकदार पृष्ठ दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको जैसे ही यहाँ से किरणें आएंगी और यहाँ से परावर्तित होकर आपकी चली जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरी देखिए, इसी की दूसरी पृष्ठ देखिए आप लोग। ये वाली पृष्ठ आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। ये पीछे वाली पृष्ठ है और इस पर पॉलिश है। ये जो पॉलिश है, इसके कारण से जो यहाँ से प्रकाश आएगा मेरी साइड से, वो इधर नहीं जा पाएगा और इसी दिशा में वापस लौट आएगा। इस प्रकार से जब इस उपकरण के ऊपर, जो कि मेरे हाथ में है, जब प्रकाश आपतित होगा, प्रकाश टकराएगा और टकरा कर वापस लौटेगा, तो इस घटना को कहेंगे हम परावर्तन। और इसके द्वारा परावर्तन हो रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम उपकरण, क्या कहेंगे, दर्पण। एक मिनट सिंह साहब, मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि आपने जैसा बताया कि ये जो है दर्पण है, तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं और परावर्तन किसे कहते हैं, जिससे कि आगे जो हमारी श्रृंखला रहेगी उसमें इस बात का विशेष महत्व रहेगा कि दर्पण क्या है और कितने प्रकार के हैं और परावर्तन से ये किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा सा हमें सबसे पहले ये बताएंगे। देखिए, मैं आप सब लोगों के लिए बता दूं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश देखिए एक ऊर्जा होती है, और जब ऊर्जा चलती है एक किरणों के रूप में, तो जब ऊर्जा एक किरण के रूप में चलेगी और किसी पृष्ठ से टकराएगी, और जब पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटेगी, तो उसी घटना को कहते हैं परावर्तन। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जब कोई भी वस्तु होती है, अपन समझ लीजिए, एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए कि एक गेंद है, और गेंद जब दीवार से टकराएगी तो वापस उसी दिशा में लौटेगी। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, तो ये घटना कहलाती है परावर्तन। तो परावर्तन के संबंध में कोई नियम भी है क्या, ये टकराकर वापस लौटने के संबंध में? परावर्तन देखिए दो प्रकार का होता है। तो एक प्रकार का ऐसा परावर्तन होता है जो नियमों का पालन करता है, उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन में नियम लगते हैं, और उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम तो ये है कि प्रकाश की किरण जिस दिशा में आती है उस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। जो आने वाली प्रकाश की किरण होती है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण जाती है, लौटती है, उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में जहाँ पर दोनों ये आपतित किरण टकराती है, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और ऐसी स्थिति में यदि वहाँ पर हम एक पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींच दें, तो वो कहलाता है अभिलंब। सबसे पहले हमें
इनके बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, ये आप लोग देखेंगे, एक देखिए इस प्रकार से, देखिए ये पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ है देखिए, और इस पृष्ठ पर ये हम लोग क्या कर दें, पॉलिश कर दें। देखिए इस प्रकार से ये पॉलिश कर दी, और इस पॉलिश करने से देखिए दर्पण बना, और इस दर्पण बनने के बाद हम यहाँ से एक रेखा खींच दें। ये रेखा देखिए आपको दिखाई देगी, ये रेखा कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष। अब देखिए आपकी यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इस बिंदु पर, यहाँ पर ही इस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आएंगी। आपको बता दें कि ये जो प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण कहलाएगी आपतित किरण। सिंह साहब, ये हाँ जी। प्रकाश की किरण आती कहाँ से है? हाँ जी, प्रकाश की किरण, प्रत्येक किरण के लिए स्रोत की आवश्यकता होती है। स्रोत जो होता है, जैसे कि आपका बल्ब है, जैसे कि प्रकाश हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में सूर्य है, वहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं। मतलब प्रकाश का एक स्रोत होता है और वहाँ से प्रकाश की किरणें तो चलती हैं। कहने का मतलब ये है कि स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरण आई, किसी सरफेस से या किसी तल से टकराई, और टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वापस हो गई जिस दिशा में आ रही जिस थी। दिशा में आ रही थी। बिल्कुल ठीक उसी दिशा में जाती है, उसी माध्यम में आती है। जैसे हम लोग वायु में बैठे हुए जी। हैं, हवा में बैठे हुए हैं जैसे, तो हवा से प्रकाश की किरण आएगी और टकराने के बाद हवा में ही वापस जाएगी। तो जो किरण आती है वो किरण कहलाती है आपतित किरण, और जो किरण जाती है वो किरण उसको कहते कहलाती हैं है परावर्तित परावर्तित किरण। और उन दोनों किरणों के बीच में एक रेखा होती है, बिल्कुल ठीक बीच में, हाँ। जो पृष्ठ की हमेशा कैसी रहती है, लंबवत होती है। उसे कहते हैं अभिलंब। अब इस प्रकार से ये तीन बातें हुई कि एक तो होगी देखिए आपकी आपतित किरण, दूसरी होगी परावर्तित किरण, और तीसरी बात होगी अभिलंब। ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों के तीनों एक ही तल में रहते हैं, मतलब समतल होते हैं, तीनों समतली होते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों कैसे रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे, अर्थात एक ही बिंदु पे होते हैं, एक ही बिंदु पर रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे। जैसे अभी बता दूं आपको कि जैसे कि एक कागज के ऊपर हमने ये बनाया है, देखिए जैसे कागज है आपका, ये कागज जैसे इस पर नहीं दिखेगा, ये कागज जैसे क्या है बताइए, समतलीय है। वहाँ रख के बता दीजिए। ये देखिए, ये कागज देखिए एक समतल है। इस समतल के ऊपर यदि हमने एक समतल दर्पण लिया और उस समतल दर्पण पर हम इस प्रकार से ये रेखा खींचेंगे और इस रेखा के ऊपर हम पॉलिश कर दें, इस प्रकार से ये हो जाएगी देखिए पॉलिश। इस प्रकार से ये जब पॉलिश हो जाती है इसके ऊपर, तो ये जो पृष्ठ होती है वो चमकदार हो जाती है और अपारदर्शी हो जाती है। और इस पृष्ठ के ऊपर यदि हम एक बिंदु ले लें, कोई भी बिंदु ले लें, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपतित होगी, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर यदि हम ये खींच दें, देखिए लंबवत रेखा 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दें, तो ये कहलाएगा अभिलंब। और इस यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आएगी इस आपतन बिंदु पर, जो कि वायु से आ रही है। इस प्रकार से ये जो किरण होगी, ये किरण कहलाएगी आपतित किरण। और टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण उसी मार्ग में, उसी माध्यम में वापस जाएगी। इस प्रकार से ये किरण कहलाएगी परावर्तित किरण। तो ये साहब, हाँ, आपसे जो चर्चा हुई उससे ये निष्कर्ष निकला कि कांच का एक टुकड़ा, पारदर्शी कांच का एक टुकड़ा, हाँ जी, जिसके एक ओर पॉलिश कर दी जाए, हाँ, और एक ओर की सतह परावर्तन के लिए छोड़ दी जाए, तो इस तरीके से जो उपकरण बनेगा, हाँ, उसको हम दर्पण कहेंगे। उसको दर्पण कहेंगे जी। आप थोड़ा आप ये बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आप हमें अवगत कराएंगे। देखिए, दर्पण वैसे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है, जिसको हम डेली उपयोग करते हैं, घर में देखते हैं,
उस दर्पण को कहते हैं समतल दर्पण। जी। दूसरे दर्पण वे होते हैं जो गोले से काट कर बनाए जाते हैं, वो कहलाते हैं गोलीय दर्पण। इस एक प्रकार खोखला गोला अगर कांच का हम ले लें, खोखला गोला अगर और काट उसके दिया जाए, किसी एक हिस्से को काट दिया जाए, जैसे मैं चित्र जैसे ये ब्लैक बोर्ड पर बताऊं कि ये खोखला गोला हमने लिया। हाँ जी। और इस खोखले गोले को इस तरीके से काट दिया, तो इस तरीके से जो एक पोर्शन बनेगा उसका स्वरूप कुछ इस तरीके का होगा। देखिए, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं इसके बारे में। ऐसा होगा नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करूं। हाँ। देखिए जरा आप लोग, ये हमारा एक खोखला गोला है, ये है देखिए खोखला गोला। इसको हम इस प्रकार से लेते हैं। ये जो खोखला गोला बनेगा, इसका ये पूरा का पूरा गोला है, देखिए कंप्लीट गोला आप लोगों को दिख रहा होगा, और इस गोले का ये केंद्र है। अब हम इस गोले में से क्या करें कि इस गोले का हम इतना भाग काट दें। आपको दिखेगा कि एक छोटा सा पीस उसका दिख रहा है, छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है इस गोले का। आप लोगों को एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा होगा। अब इस छोटे से टुकड़े के पीछे यदि हमने पॉलिश कर दी, ये पॉलिश कर दें हम इस छोटे से टुकड़े के पीछे, तो इस प्रकार से ये जो पॉलिश करने से ये दर्पण बन जाएगा और ये कहलाएगा आपका गोलीय दर्पण। यदि इसके पीछे पॉलिश करेंगे हम, तो इस प्रकार से गोली दर्पण का एक प्रकार होगा और ये दर्पण कहलाएगा अवतल दर्पण। इसी प्रकार से अगर हम दूसरा गोला ले लें, हमें ये देखिए आप लोग इसको बनाकर खुद ही देख सकते हैं। इस प्रकार से ये दूसरा गोला लिया देखिए हमने, और इस गोले को हमने इतना भाग काट दिया। इसको इतना भाग काटने के बाद एक पृष्ठ बनेगा, एक छोटा सा उसका टुकड़ा बचेगा, पूरा गोला नहीं होगा, उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा भाग होगा। और इसकी भी अगर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, तो इस प्रकार से ये दूसरा दर्पण होगा और ये कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हो गया अवतल दर्पण, जबकि दूसरा होगा ये उत्तल दर्पण। तो एक मिनट सिंह साहब, हाँ आपका कहना यह है कि यदि किसी गोले को बीच से काटकर उसके ऊपरी सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा, और यदि बीच से काटकर उसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। माने दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के हो जाएंगे। देखिए आप लोगों को, आपके सामने भी दर्पण आपको दिखाई देंगे। ये सामने आपको जैसे दर्पण दिखाई देगा, इस दर्पण को आप लोग देखेंगे तो इसके ये बाहरी पृष्ठ पर, ये बाहर वाले पृष्ठ पर देखिए आप लोगों को पॉलिश दिख रही होगी, और अंदर वाली पृष्ठ पर ये आपको चमकदार दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से ये जो दर्पण दिखेगा आपको, ये दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। और जबकि इसी का दूसरा भाग है, जब इसके अंदर वाले पृष्ठ पर हम ये पॉलिश कर दें और बाहर वाला जो पृष्ठ है इसको चमकदार रहने दें, जितना ज़्यादा चमकदार होगा उतनी अच्छा दर्पण होगा। तो इस प्रकार से ये दर्पण कहलाएगा आपका उत्तल दर्पण। इस प्रकार से गोलीय दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आप थोड़ा आप ये भी बताएंगे कि ये जो दर्पण है, ये आपके सामने आपने बताया, तो इसमें ये पीछे की तरफ जो पॉलिश की गई है, ये क्या हम कुछ भी कर सकते हैं? क्या पेंट का भी पॉलिश कर सकते हैं? नहीं, या कोई विशेष पर्टिकुलर? हाँ, विशेष आपको बता दिया जाए कि ये जो कांच होते हैं वैसे पारदर्शी होते हैं। कांच, जितने भी कांच होते हैं ज़्यादातर पारदर्शी होते हैं, प्रकाश उनसे होकर निकल जाता है। परावर्तन के लिए ज़रूरी है कि इसके पीछे चमकदार पॉलिश हो। तो कुछ ऐसे विशेष पदार्थ जैसे आपका सिल्वर, चांदी की या तो पॉलिश कर दी जाती है, या पारे की पॉलिश की जाती है, या टिन, लेड, इन तीन में से किसी भी एक की पॉलिश की जाती है। सबसे अच्छी जो पॉलिश होती है वो चांदी की पॉलिश होती है, क्योंकि चांदी जो होती है वो प्रकाश को बहुत अच्छी तरह से परावर्तित करती है। जितने अच्छी परावर्तन होगा उतने ही अच्छे दर्पण होंगे। इस प्रकार से सभी की किसी भी उसकी पदार्थ की पॉलिश नहीं की जा सकती है। कुछ विशेष जो आपके पदार्थ होते हैं, जैसे कि मैंने बताया चांदी या फिर पारा या फिर टिन, इनमें से किसी एक की पॉलिश कर दें तो आपको दर्पण बन जाएंगे।
एक बात और हमारे दिमाग में हमेशा रहती है और बच्चों के दिमाग में भी, कि जब हम अपना चेहरा दर्पण के अंदर देखते हैं तो अपना चेहरा हमें दिखाई देता है। तो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है? हमारा मतलब है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है या आभासी प्रतिबिंब होता है? तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी आपसे जानना हाँ, देखिए, चाहेंगे। जब हम खुद अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण के अंदर और हमें जो चीज़ दिखाई देती है वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। केवल हम उनका आभास कर सकते हैं, उनको हम पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रतिबिंब जो दर्पण में हम देखते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं और उनको हम पर्दे पर नहीं बना सकते। माने जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, और जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। वास्तविक अच्छा प्रतिबिंब अच्छा। होते हैं। आगे हम अच्छा, इसी श्रृंखला में आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो दर्पण है इनके उपयोग क्या होते हैं? नहीं, दर्पण के उपयोग से पहले हम ये देखें कि ये दर्पण काम कैसे करते हैं, कौन से नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले जब तक हमें इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उनके उपयोग के बारे में हमारा कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो दर्पण जो होते हैं वो नियमों का पालन करते हैं। जितने भी दर्पण होते हैं उनमें उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हैं। जैसे देखिए, अभी अभी आपने देखा होगा कि ये हमने देखिए एक दर्पण लिया है, गोलीय दर्पण, और उस दर्पण में सबसे प्रमुख जो बात है वो क्या होती है, उसका वक्रता केंद्र होता है। सबसे प्रमुख क्या होती है बताइए? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र की बात करें हम, वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोले को काटकर, जिस गोले को काटकर दर्पण बनाया जाता है, जिस गोले को हमने काटा है और उसको काट कर क्या किया है बताइए, दर्पण बनाया जाता है, उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। एक बात, जैसे कि देखिए आपको हमने अभी बनाया था ये दर्पण, इसमें जो गोले को काट कर ये बनाया था, ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इस गोले को काट कर हमने बनाया था तो ये दर्पण का क्या है बताइए? वक्रता केंद्र है। इस प्रकार से दर्पण, जिस गोले को काट कर हम दर्पण को बनाते हैं उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। नंबर 1। दूसरी बात होती है ध्रुव, जो दर्पण का ठीक मध्य बिंदु होता है, दर्पण के बिल्कुल ठीक में होता है। जैसे देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये दर्पण दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पर जो ठीक मध्य बिंदु होता है उस ठीक मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का जो ठीक मध्य बिंदु, ये है ठीक मध्य बिंदु, ये ठीक मध्य बिंदु ध्रुव कहलाएगा। दर्पण का ठीक मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि ये कुछ परिभाषाएं हमें बहुत जरूरी है और इसको P से प्रदर्शित करेंगे, ये कहलाएगा P, ध्रुव। तीसरी बात होगी मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए यदि हम बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच दें, बिल्कुल सीधी रेखा, तो ये कहलाएगी मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली बिल्कुल सीधी रेखा ये कहलाएगी आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब इन्हीं के आधार पर हम एक परिभाषा और कर दें जो कहलाएगी आपकी फोकस बिंदु। फोकस बिंदु के लिए देखिए आपको बता दें क्या होता है फोकस बिंदु। देखिए जैसे आप लोगों को एक चित्र आपके सामने रखा हुआ है, फोकस बिंदु में ये देखिए गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें एक प्रकाश की किरण आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण। आपको मालूम चल रहा होगा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये देखिए आप मुख्य अक्ष के
समांतर आ रही है और इस दर्पण से परावर्तन के बाद ये जिस बिंदु पर ये मिलेगी, ये देखिए दर्पण ये परावर्तित होके जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये फोकस बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो 1 मिनट अपन इस पे जरा चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी। कि मुख्य अक्ष के समानांतर वाली किरणें, हाँ जी, जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती प्रतीत या होती मिलती है, हुई प्रतीत होती है, हाँ, तो वो कहलाता है फोकस। वो बिंदु कहलाता है फोकस माने बिंदु। इससे फोकस की स्थिति क्लियर हो जाती है। क्लियर हो जाती है। अच्छा। हाँ। अब अपन इसके यानी आपने ये ध्रुव के बारे में बताया, हाँ। मुख्य अक्ष के बारे में बताया, वक्रता केंद्र के बारे में बताया, हाँ। और इसके बाद अपना आ जाता है फोकस। तो इन चारों बातों की जानकारी होने के पश्चात अब इनसे संबंधित प्रतिबिंब रचना के कुछ नियम भी होंगे। प्रतिबिंब रचना के तो 3 नियमों नियम की थोड़ी होते हैं। चर्चा करें अपन। हाँ, प्रतिबिंब रचना के जो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनके प्रतिबिंब रचना के प्रमुख 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम तो यही होता है फोकस बिंदु वाला, कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद वो फोकस बिंदु से होकर जाती है। ये पहला नियम है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के बाद दर्पण के फोकस बिंदु से होकर जाती है, ये पहला नियम है। जैसे कि आपको इस चित्र में बताऊं मैं, ये देखिए आपको दिखेगा, ये देखिए ये दर्पण है और इस दर्पण का ये पॉलिश है इस प्रकार से इस दर्पण पर, और इस दर्पण की ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर ये फोकस बिंदु है। ये प्रकाश की किरण आ रही मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी? फोकस बिंदु से। ये दर्पण का पहला नियम है, प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है। इसमें सिंह साहब हम एक बात पूछना चाहेंगे। हाँ जी। कि अपन जो तीरांकित किया है आपने, तो ये क्या किरण मार्ग को दर्शाना जरूरी है इसके बारे में? हाँ, ये जो किरण होती है, किरण को हमेशा तीर के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर तीर नहीं लगाएंगे तो किरण की दिशा का बोध नहीं होगा, उसकी जानकारी नहीं होगी। इसलिए किरण में तीर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मालूम चलता है कि प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है, ये मालूम चलेगा। दूसरा देखिए, अब इसके बाद दूसरा नियम क्या है कि जो प्रकाश की किरण, ये देखिए आपका दर्पण है और इस दर्पण की ये मुख्य अक्ष है और इसका ये वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण आएगी वो दर्पण पर लंबवत टकराएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, और वो उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ये देखिए, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती है।
इस प्रकार से ये परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन का तीसरा नियम क्या है? जो प्रकाश की किरण, देखिए आप लोग, ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये आपका वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। और इस प्रकार से जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि ये 3 नियम हैं। एक नियम देखिए, जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दूसरा नियम है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस जाती है। तीसरा नियम है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जाती है। इस प्रकार से इन 3 नियमों में से हम किन्हीं भी 2 नियमों का पालन करके, जो 3 नियम आपको अभी भी बताए हैं, इन 3 नियमों में से किन्हीं भी 2 नियमों का पालन करके हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। आपका कहना यह है सिंह साहब, हाँ, कि प्रतिबिंब बनने के लिए किन्हीं भी 2 नियम यदि फॉलो हो जाते हैं, हाँ, तो प्रतिबिंब की रचना हो जाती है। निश्चित रूप से प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियमों में से हमें 2 नियमों की ज़रूरत पड़ती है। कैसे, देखिए आप लोगों को भी बताते हैं बना के प्रतिबिंब, कि जैसे एक आपको अभी दर्पण दिखेगा, ये देखिए आपका दर्पण बना दिया हमने। इस दर्पण को बनाने के लिए हमें पॉलिश भी करना होगी। ये देखिए हमने इसके ऊपर पॉलिश की है और इस दर्पण की ये बिल्कुल मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को आप लोग ध्रुव कहेंगे और इसका ये वक्रता केंद्र है और इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। आपको मैं जानकारी दे दूं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही बिल्कुल ठीक बीच में फोकस होता है, फोकस बिंदु होता है, बिल्कुल ठीक बीच में होता है वक्रता केंद्र के और ध्रुव के बीच में। अब हम इसके सामने कहीं भी एक वस्तु रख दें, जैसे देखिए हमने एक वस्तु रखी, आपके सामने ये प्रदर्शित होगी वस्तु। ये वस्तु का नाम है AB, जिसमें A इस वस्तु का सिर है। अब यहाँ सिरे से प्रकाश की किरण चलेगी, देखिए आपकी जो पहली किरण जाएगी बिल्कुल ठीक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। जैसे यहाँ पहुँचेगी दर्पण के M बिंदु पर और यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद देखिए इसका होगा परावर्तन और परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। और इस प्रकार से ये पहला नियम इसमें लगा कि जो प्रकाश की किरण दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर जा रही है। दूसरा नियम लगाते हैं, जो प्रकाश की किरण दर्पण के फोकस बिंदु से होकर आएगी परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। इस प्रकार से ये दूसरी प्रकाश की किरण है, दूसरा नियम लगेगा और ये दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलेंगी और यहाँ पर इसका बनेगा प्रतिबिंब A1 B1। तो इस प्रकार से ये वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बन जाएगा। तो सिंह साहब थोड़ा आप ये बताएंगे, हाँ जी, कि जो वस्तु हमने रखी थी, हाँ, उसका प्रतिबिंब कैसा बना, हाँ, कहाँ बना और किन स्थिति में बना, थोड़ा आप इसके बारे में इसके बारे में देखिए आपको डिटेल में बता दूं। जैसे अब ये दर्पण है और इस दर्पण के सामने ये आपको अवतल दर्पण दिखाया गया है। अवतल दर्पण में हमने अवतल दर्पण के सामने हमने एक वस्तु रखी है AB, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है और इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जब चली तो इनका जो प्रतिबिंब बना A1 B1 ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना। आप लोग खुद ही बना के देख सकते हैं इसको। और इसका देखिए ये उल्टा बन रहा है, ये वास्तविक बन रहा है और ये वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है कि नहीं, ये वास्तविक है क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिल रही हैं। ठीक है, तो सिंह साहब आपका कहना है कि अवतल दर्पण से क्या सदैव वास्तविक प्रतिबिंब भी बनते हैं, क्या आभासी प्रतिबिंब नहीं बनते हैं? नहीं, अवतल दर्पण से सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी है इसके ऊपर निर्भर करता है। यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु बहुत अधिक दूरी पर रखी है, अनंत दूरी पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब
फोकस बिंदु पर बनता है और वो बिल्कुल छोटा सा होता है और वास्तविक होता है। नंबर 1, यदि वस्तु जैसे कि अभी मैंने बताया कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा और वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यदि वस्तु को हम वक्ता केंद्र पर रख दें तो फिर उसका प्रतिबिंब भी वास्तविक बनेगा और बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा। इस प्रकार से अगर हम वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाते जाएं और जब वस्तु फोकस और कहाँ पहुँचेगी, फोकस और ध्रुव के बीच पहुँचेगी, तो ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण से बढ़ा और सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनने लगेगा। जैसे कि आपको अभी बताऊं, जैसे आपके सामने एक अवतल दर्पण होगा, ये देखिए, ये अवतल दर्पण आपको दिख रहा है सामने और इसके सामने एक वस्तु रखी गई है ए बी। ये ए बी वस्तु रखी है अवतल दर्पण के सामने, ये फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है। फोकस और ध्रुव के बीच में जैसे ही ए बी वस्तु रखी तो आपको ये एक जो किरण चलेगी वो यहाँ पर दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के बाद ये फोकस बिंदु से होकर जाएगी। ऐसे देखिए, इसको हमें पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, डैश डैश करके पीछे की ओर हम इसको बढ़ाएंगे। दूसरी जो प्रकाश की किरण होगी वो वक्रता केंद्र से जाएगी और बिल्कुल सीधी चली जाएगी, परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटेगी। ये देखिए, इधर को जा रही थी और वापस उसी दिशा में लौट आई। यदि इसको भी हम पीछे बढ़ाएं, दर्पण के पीछे इस प्रकार से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इस प्रकार से वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बढ़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। इस प्रकार से ये जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी प्रतिबिंब होगा। किस प्रकार का प्रतिबिंब होगा ये? आभासी। तो आपका कहना है सिंह साहब, मैं 1 मिनट इसमें ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा। हाँ, कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ, ये बड़ा बन रहा है, हाँ, सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, नहीं, आभासी बन रहा है। हाँ, तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आभासी बन रहा है क्योंकि अपने को जो पीछे किरणें जा रही हैं, पीछे ये किरणें जा रही हैं, प्रतीत हो रही हैं। हाँ, मिलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तव में नहीं मिल रही, वास्तव में ये नहीं मिल रही, आभासी प्रतिबिंब। हाँ, इसलिए क्या है, ये आभासी प्रतिबिंब है। ये देखिए, तो जो आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी, जो प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, जिनको पीछे बढ़ाया जाता है मिलाने के लिए, ठीक है कि नहीं, उन किरणों को क्या बोलते हैं? आभासी किरणें कहते हैं और उनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण की अगर बात करें हम, तो उत्तल दर्पण में भी हम अगर उत्तल दर्पण के सामने ये वस्तु रख दें, देखिए इसके बारे में भी आपको जानकारी फिर से मिलेगी। ये देखिए, आपका उत्तल दर्पण आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसके पीछे देखिए पॉलिश है और इसके सामने हमने एक वस्तु रखी है। ये देखिए, वस्तु रख रहे हैं हम, ये भी वस्तु रख रहे हैं। देखिए आपको अब ये जो ए बी वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरण चली, पहली किरण देखिए कैसे चल रही है, ये बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। और आपको जानकारी होना चाहिए कि परावर्तन का नियम बोलता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है या तो फोकस से जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी बात है, जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है या आती हुई प्रतीत होती है, वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद। और इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि ये दोनों किरणें ये पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिल रही हैं और इनका प्रतिबिंब बन रहा है A1 B1। इस प्रकार से उत्तल दर्पण के सामने, कहाँ पर? उत्तल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर यदि कोई वस्तु रख दी जाए
कहाँ पर रख दें? मुख अक्ष पर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनता है और कैसा बनता है? आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण में कहीं पर भी वस्तु रख दी जाए, यहाँ से लेके और यहाँ तक, अनंत तक, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और छोटा बनेगा तथा फोकस और ध्रुव के बीच ही बनेगा। इस प्रकार से उत्तल दर्पण में केवल एक ही स्थिति होती है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। तो सिंह साहब, अपन ने अभी प्रतिबिंब रचना के नियम देखे। हाँ, प्रतिबिंब। और उससे अपन ने ये भी देखा हाँ, कि प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं। वास्तविक बनते हैं, आभासी बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। और दूसरा एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ, क्या वास्तविक प्रतिबिंब सीधा बनता है या आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है? इस मामले में थोड़ा सा आप हमें जानकारी देना चाहिए। देखिए, वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा बनता है वास्तविक। आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें पर्दे पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब होता है हमें खुद ही दिखाई देता है। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के सामने बनता है। आभासी जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। इस प्रकार से हम वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब तो हमेशा मैं सोचता हूँ कि अपन जो दर्पण में चेहरा देखते हैं और प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता तो चूंकि वो क्योंकि आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी इसीलिए वो सीधा दिखाई देता है। अच्छा अच्छा। इसके साथ अब हम थोड़ा सा चलते हैं इनके उपयोग की तरफ, जो चर्चा मैंने आपसे पहले की थी कि दर्पण के उत्तल और अवतल दर्पण मुख्य तौर पे इनके क्या उपयोग हैं, थोड़ी विस्तृत जानकारी चाहेंगे। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है और आभासी बनता है। इसलिए उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो वाहनों में किया जाता है, पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। इसलिए उत्तल दर्पण का सबसे ज़्यादा जो प्रमुख उपयोग है वो वाहनों में किया जाता है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसलिए जैसे कि हमें दाढ़ी बनाना है, दाढ़ी बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर लोग भी इसका उपयोग करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ा देखने के लिए या किसी भी स्थान पर प्रकाश को फोकस करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब हम एक बात और पूछ रहे थे आपसे, जैसा कि आपने बताया कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इनकी पहचान करने के बारे में क्या हम देखकर, स्पर्श करके किस तरह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं? थोड़ा आप हमें ये बताएंगे। हाँ, देखिए, अवतल ये दर्पण है, इन दर्पणों को पहचान करने के सबसे अच्छी दो विधियां हैं। एक तो स्पर्श करके तो हम साधारण रूप से पहचान ही सकते हैं कि कौन गहरा है, कौन बिल्कुल समतल है, इस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो पहचान करने की विधि है वो है प्रतिबिंब के द्वारा। यदि हमें प्रतिबिंब हमेशा एक जैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, तो वो समतल दर्पण होता है। प्रतिबिंब यदि हमें हमेशा आभासी दिखाई दे और छोटा दिखाई दे हमेशा, तो वो उत्तल दर्पण होता है। और यदि प्रतिबिंब किसी भी प्रकार का दिखाई दे, उल्टा, सीधा, वास्तविक, आभासी, सभी प्रकार के प्रतिबिंब दिखाई दें, तो वो अवतल दर्पण होता है। तो आपने जैसा बताया कि उत्तल दर्पण जो है वो उभरा हुआ होता है, और अवतल दर्पण जो है वो दबा हुआ होता है। तो आज हमने दर्पण के बारे में विस्तृत चर्चा करी, और सर्वप्रथम हमने ये देखा कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम जो है वो पीछे के साइड को देखने के लिए हम वाहनों में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम ऐसी जगह पे करते हैं जैसे दाढ़ी बनाने में। तो दर्पण के सामने में आज हमने विस्तृत चर्चा की, और मुझे ऐसा लगता है कि सभी को आज हमारे दर्पण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके बाद भी यदि आज की चर्चा में आपको कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो उसके लिए हम 17 तारीख को आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे और आपसे इस बारे में, दर्पण के बारे में आगे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
हम आपसे नमस्कार आएंगे। अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से मुड़ जाती है। ये घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब बात आती है, देखिए कि अपवर्तन में दो माध्यम बहुत ज़रूरी होते हैं। एक माध्यम होता है विरल माध्यम और दूसरा माध्यम होता है सघन माध्यम। जैसे कि देखिए हम लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग भी बैठे होंगे। जिस माध्यम में घनत्व कम होता है, जहाँ पर माध्यम विरल होता, वो माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। जिस माध्यम के घनत्व अधिक होता है वो माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। जैसे कि अभी आपके सामने देखिए एक गिलास रखा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। इस पानी के ऊपर जो माध्यम है, इस गिलास के पानी के ऊपर जो माध्यम है वो वायु है और ये विरल है, जबकि पानी वायु की तुलना में सघन है। और इस प्रकार से जब प्रकाश की किरण, जैसे देखिए आपको ये पेंसिल बता रहा हूँ मैं आपको, जब प्रकाश की किरण यहाँ से वायु से और इस पानी के अंदर प्रवेश करेगी, जैसे ही पानी के अंदर प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से मुड़ जाएगी। इस घटना को कहते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन के लिए क्या जरूरी है? दो माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। और अपवर्तन में जब माध्यम परिवर्तन होता है तभी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय मुड़ती हैं। जैसे कि देखिए आपको ये चित्र के द्वारा मैं बताऊंगा कि जब कोई भी प्रकाश की किरण, देखिए आप लोग इसमें प्रकाश की किरण, ये देखिए एक प्रकाश की किरण आप लोगों को दिख रही होगी। ये प्रकाश की किरण है ओपी। ये इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। और अभी ये जो प्रकाश की किरण है ये वायु में चल रही है, यहाँ से ओ से पी तक। और जब तक ये वायु में चलेगी तब तक बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी, तब तक बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। ओ से पी तक जाएगी तब तक बिल्कुल सीधी रेखा में चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही पी बिंदु पर पहुँचेगी ये, तो आप देखेंगे यहाँ पर अपवर्तन की घटना घटित होगी। यहाँ से प्रकाश की किरण मुड़ेगी और जब ये कांच में प्रवेश करेगी तो फिर ये यहाँ पर मुड़ जाएगी। और ये देखिए आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये पी.एन. ये आपको दिख रहा होगा अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार से देखिए अपवर्तन के बारे में आपको समझ में आया होगा कि अपवर्तन की घटना केवल उस बिंदु पर होती है जहाँ माध्यम परिवर्तन होता है। यदि माध्यम परिवर्तन नहीं होगा तो प्रकाशीय किरणें कैसी चलेंगी? बिल्कुल सीधी रेखा में चलेंगी। लेकिन जैसे ही माध्यम परिवर्तन होगा प्रकाशीय किरण अपने आप मुड़ जाती है और एक घटना कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें जैसे कि आपको देखिए लिखा होगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है और इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक मिनट सिंह साहब, आपने जो बताया मैं थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि आपका कहना है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हाँ। और विचलन में दो स्थिति बनती है कि वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम, दोनों ही स्थिति में अपवर्तन की घटना होती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि जब अपवर्तन की घटना है तो ये कुछ नियमों के आधार पे होती है। हाँ जी, अपवर्तन, तो मैं उन नियमों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अपवर्तन की जब घटना घटित होती है तो मुड़ती जरूर है, लेकिन उस समय जब मुड़ती है तो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है। वो अपवर्तन के कौन से नियम हैं? पहला नियम है देखिए कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये प्रकाश की किरण OP आपतित किरण आ रही है। देखिए वायु में चल रही है, विरल माध्यम में, लेकिन जैसे ये सघन माध्यम में प्रवेश करेगी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इस प्रकार से ये जो PQ किरण देखेगी आपको, PQ, ये जो PQ किरण होगी, ये PQ किरण होगी अपवर्तित किरण
और ये आपको अविलंब की ओर मुड़ती हुई दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से इधर की ओर। इसी प्रकार से यहाँ Q बिंदु पर देखिए उल्टा हो रहा है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी Q बिंदु पर खास तौर से विचार करेंगे तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी इस प्रकार से और इधर को जाएगी। इस प्रकार से अपवर्तन का जो पहला नियम हुआ कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुकती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। और इस प्रकार से दोनों ही स्थितियों में प्रकाश की किरण मुड़ती है। फिर से देखिए आप लोग, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। और ये है अपवर्तन का पहला नियम या प्रथम नियम। तो आपका कहना है सिंह साहब कि जो प्रकाश की किरण है यदि वायु से कांच में जाती है, अर्थात वायु विरल माध्यम है और कांच जो है सघन माध्यम है, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये हुआ प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। और प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम वो शायद मेरा ख्याल है कि उसको स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, और इसे प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की ज्या जो हम लोग सामान्य रूप से साइन थीटा बोलते हैं या साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, ये दो हैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत रहता है। जिस प्रकार से ये ऊपर है आपतन कोण की ज्या और नीचे होगी अपवर्तन कोण की ज्या, और इन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहेगा, और उसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो देखिए इस दूसरे नियम को हम फिर से पुनरावृत्ति करते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात हमेशा कैसा रहेगा, नियत रहता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब अपवर्तनांक कहलाता है और इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, इसमें एक संकेत है म्यू। इस म्यू के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, और म्यू के पहले 1 लिखते हैं और म्यू के बाद में 2 लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से जा रही है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए इसे कहते हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब इसके लिए सूत्र बनता है कि साइन आई मतलब आपतन कोण, और साइन आर मतलब अपवर्तन कोण, और इन दोनों की ज्या, साइन आई आपतन कोण की ज्या, साइन आर अपवर्तन कोण की ज्या, और इन दोनों का जो अनुपात होगा बराबर 1/2 साइन आई बटे साइन आर बराबर 1/2। इस प्रकार से ये स्नेल का दूसरा नियम है, और इसे हम अपवर्तनांक की परिभाषा भी कह सकते हैं। हाँ, तो बच्चों ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्नेल का नियम। अपवर्तन का द्वितीय नियम स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। उसमें मैं आपको फिर से बता दूं कि यदि आपसे प्रश्न आता है कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह 2 राशियों का अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब यह प्रश्न को दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि अपवर्तन का द्वितीय नियम क्या है? तो द्वितीय नियम और स्नेल का नियम ये दोनों एक ही बात है। इसमें आपको कोई शंका नहीं रखना है कि अपवर्तन आ गया का द्वितीय नियम आ गया तो हम क्या लिखेंगे, और स्नेल का नियम आ गया तो हम क्या लिखेंगे। हाँ, तो आगे हम इससे संबंधित अन्य घटनाओं के बारे में सिंह साहब को कहेंगे। अभी देखिए एक तीसरी बात और है कि इसका तीसरा नियम भी होता है, जिसमें 3 बातें होती हैं कि आपतित किरण आप लोग जानते होंगे जो पहले माध्यम से आती है उसे आपतित किरण कहते हैं।
दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं, और जहाँ पर ये टकराती है उस बिंदु पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। और तीसरा नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित रहते हैं। ये अलग अलग तल में स्थित नहीं रहेंगे। एक ही तल से मतलब होता है कि यदि प्रकाश की किरण जैसे इस कागज़ के ऊपर है, ये आपके सामने देखिए कागज़ दिख रहा होगा, तो अगर यहाँ से आपतित किरण आएगी, इसी में ही मुड़ेगी और इसी में ही अभिलंब रहेगा। तीनों की तीनों बातें एक ही तल में स्थित रहेंगी। ये तीसरा नियम है जिसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, अलग अलग तल में स्थित नहीं होते हैं। फिर से देखिए, समझ लीजिए एक ही तल क्या होता है। जैसे जिसमें आपतित किरण आ रही है तो वहीं पर ही अपवर्तन होगा, वो दूसरी जगह जाके अपवर्तित नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपवर्तन के ये 3 नियम हुए। फिर से समझें, इन तीनों नियमों को अगर हम सम्मिलित करके बोलें तो प्रथम नियम बताएगा आपको कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और इस प्रकार से ये अपवर्तन का पहला नियम हुआ। दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या हमेशा नियत रहती का अनुपात हमेशा नियत रहता है, जिसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तीसरा नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित रहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के ये 3 नियम होते हैं। तो अभी जैसा सिंह साहब ने बताया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं और अपवर्तनांक के 3 नियम कौन कौन से हैं। अब हम आगे ये जानना चाहेंगे कि इन नियमों का अनुप्रयोग कहाँ होता है। माने इनसे संबंधित अन्य घटनाएं कौन कौन सी हैं। सिंह साहब उन पर आप प्रकाश डालेंगे और थोड़ा सा बताएंगे भी कि जैसे ये पानी है तो इसके अंदर अपवर्तन की कौन सी घटना घटित हो रही है। अपवर्तन के जो घटना है वो हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन देखते रहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभी आपने पढ़ा है मुड़ जाती है। जैसे देखिए आप लोग, जब ये पेंसिल है ये वायु से इस पानी में प्रवेश करेगी, आपको दिख रहा होगा कहाँ प्रवेश कर रही है, वायु से पानी में। तो आपको विरल माध्यम से सघन माध्यम विरल माध्यम से देखिए आपको ये सघन माध्यम में जा रही है, तो आपको देखिए मुड़ती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से यहाँ पर जहाँ ये अपवर्तन कहाँ हो रहा है, देखिए जहाँ पर वायु और पानी एक दूसरे से मिल रहे हैं वहाँ से मुड़ना प्रारंभ होता है। तो जब प्रकाश की किरण या ये पेंसिल वायु से पानी में प्रवेश करेगी तो मुड़ती हुई दिखाई देगी। मतलब इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ जाता है। ठीक है कि नहीं। इस प्रकार आपने देखा होगा, आप करके भी देख सकते हैं कि जब पेंसिल को हम पानी के अंदर डुबोएंगे तो आपको मुड़ी हुई दिखाई देगी। थोड़ी सी कहाँ पर मुड़ी हुई दिखाई देगी, जहाँ पर पानी और वायु का पृष्ठ है वहाँ से मुड़ती हुई दिखाई देती है। शेष स्थान पर बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई देगी। हाँ जी बच्चों, हाँ, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित एक घटना को श्री सिंह साहब ने बताया कि जब हम इस पेंसिल को पानी में डुबोते हैं तो वह थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। यह घटना अपवर्तन पर आधारित है। इसी संबंध में छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में हमेशा एक प्रश्न आता है और आकाश में देखते हैं, बोले ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये घटना भी अपवर्तन से संबंधित है। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जब तारों से चलकर के कोई किरण पृथ्वी तक आती है तो वह रास्ते में अनेक मार्गों से होकर गुजरती है। कहीं पर माध्यम विरल होता है, कहीं पर माध्यम सघन होता है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में वो लगातार मुड़ती जाती है। तो कहीं तो अपवर्तन की घटना लगातार होती है। कहीं प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है और कभी उसके नज़दीक आ जाती है, और ऐसी स्थिति में हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते नज़र आते हैं। तो आप समझ गए होंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये प्रकाश की अपवर्तन की घटना पर आधारित है। सिंह साहब, इसके आगे मैं आपसे और चर्चा करना चाहूँगा कि इससे संबंधित अन्य घटनाओं के बारे में भी। हाँ, देखिए आप लोगों ने देखा होगा, तालाब देखा होगा, और जब तालाब की तली को हम देखते हैं तो आप लोगों ने कुछ देखा होगा।
देखिए आपके सामने एक चित्र है और उस चित्र में आप लोगों को दिखाई देगा कि ये तालाब आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा। ये तालाब की तली है। देखिए इस तली में एक बिंदु है। यहाँ से देखिए आपकी ये प्रकाश की किरण चलेगी। एक किरण देखिए प्रकाश की किरण गई जो इस तालाब की सतह के बिल्कुल सीधे सीधे लंबवत गई और इस प्रकार से आप लोग देख रहे होंगे कि ये तो बिना विचलित हुए चली गई। इसलिए बिना विचलित हुए जा रही है क्योंकि ये सतह के लंबवत आ रही है। लेकिन ये दूसरी किरण है, ये दूसरी किरण आपको दिखेगी, ये थोड़ा सा कोण बनाते हुए आ रही है। लेकिन जब ये सतह पर पहुंचेगी और पानी से वायु में जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी? पानी से वायु में जाएगी। अपवर्तन के कारण इस प्रकार से ये मुड़ेगी और आप जब यहाँ पर खड़े होकर देखेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए आपको एक कोई व्यक्ति इसको देख रहा है तो ये इसको तली थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से अपवर्तन के कारण ये तली वास्तव में है, यहाँ पर इस बिंदु पर है, ये वास्तविक तली है, लेकिन उसका प्रतिबिंब आपको थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और इस घटना को कहते हैं कि तालाब हमें उथला दिखाई दे रहा है। जबकि देखिए तालाब उथला नहीं होता है, लेकिन पानी के कारण वो थोड़ा सा उसकी जो तली है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, क्योंकि तली का जो प्रतिबिंब होता है अपवर्तन के कारण थोड़ा सा ऊपर बनने लगता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपका तालाब है 5 मीटर गहरा है, 5 मीटर गहरा है, तो उसकी तालाब आपको ऐसे मालूम होगा जैसे 4-4.5 मीटर उसकी गहराई है। आपको 5 मीटर से थोड़ी सी कम दिखाई देगी, क्योंकि प्रकाश की किरणें कहाँ से आ रही हैं? तालाब की तली से आ रही हैं और जब वो ऊपर की पृष्ठ से जा रही हैं अपवर्तन के कारण वो अविलंब से दूर हट रही हैं और दूर हट के वो आपकी आंखों के पास आती हैं और इस प्रकार से तालाब का प्रतिबिंब आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जिसे कहते हैं तालाब का उथला प्रतीत होना। तो इस प्रकार से अपवर्तन के कारण हमें बहुत सी वस्तुएं ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, क्योंकि जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से मुड़ जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। हाँ, तो बच्चों सिंह साहब ने अभी जो प्रकाश के अपवर्तन की रति घटना के बारे में बताया कि यदि पानी के अंदर कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वह अपनी वास्तविक गहराई पर ना दिख करके उससे कुछ उठी प्रतीत होती है। ऐसा हमको अपवर्तन के कारण उथलापन नज़र आता है, वो वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर नज़र आती है। तो मैं आपको अपवर्तन के बारे में आज हमने जितनी चर्चा की उसके बारे में थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा समय होने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके 3 नियम हैं। पहला नियम है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है और सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। दूसरा नियम है, जिसे स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है, कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं और इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसी के आधार पर हम अपवर्तनांक की परिभाषा भी दे सकते हैं और चूंकि अपवर्तनांक 2 राशियों का अनुपात है इसलिए इसका कोई मात्रक, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तीसरे नियम के बारे में बताएंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये अपवर्तन के हमने 3 नियम पढ़े और अब हम देखने जा रहे हैं अपवर्तन से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो सबसे पहली घटना हमने क्या देखी बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई पानी के अंदर कोई चीज़ डुबाई जाती है, जैसे अपन एक लकड़ी डुबाएंगे तो वह कुछ मुड़ी नज़र आएगी, क्योंकि वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अविलंब से उसका हटना, पास आना ये तय है, इसलिए वह घटना इसी पर आधारित है, अपवर्तन पर। दूसरी घटना के बारे में हमने चर्चा की, आकाश में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, क्यों? मैंने आपको बताया कि पृथ्वी और आकाश के बीच में वायु की अनेक परतें हैं, कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल है।
तो जब प्रकाश किरण ऊपर से चलकर नीचे आती है तो कभी अभिलंब से दूर हटती है, कभी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है और तारे हमें टिमटिमाते नजर आते हैं। और तीसरी घटना जो बताई है वो हमने ये देखा कि जब पानी के अंदर कोई चीज़ डाली जाती है तो वह अपनी सतह से कुछ उथली नजर आती है। ऐसा भी अपवर्तन के कारण ही होता है। अब इससे संबंधित कोई विशेष जानकारी आप बच्चों को देना चाहेंगे? विशेष जानकारी, एक उदाहरण और मैं आप बच्चों को दूंगा कि आपने देखा होगा कि जब सूर्य उगता है, जिसे कि हम लोग सूर्योदय कहते हैं, ठीक है कि नहीं, तो सूर्योदय से पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। वो भी देखिए अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय जैसे आपका 6 बजे सूर्य उगता है, लेकिन हमें 6 बजने से 1 या 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। उसका कारण ये है कि जब सूर्य उगने की स्थिति में होता है, मतलब थोड़ा सा अंदर रहता है, वहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं। और जब ये प्रकाश की किरणें, देखिए आप लोग देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण हमारे वायुमंडल की परतों से होकर गुजरती हैं। तो वायुमंडल की परतें से इनका अपवर्तन होता है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये प्रकाश की किरण आ रही है, आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर पहली परत पर आई और ये दूर हट गई, देखिए थोड़ी सी मुड़ी है। फिर ये दूसरी परत पर आई, फिर ये मुड़ी, फिर तीसरी परत पर आई और फिर मुड़ी। और इस प्रकार से आप ये प्रकाश की किरणें मुड़ती हुई आपको दिखाई देंगी। और जब हमारे पास आती हैं मुड़ते मुड़ते, और ऐसे मालूम होती हैं जैसे बिल्कुल सीधी रेखा में आ रही हैं, इस प्रकार से मालूम होती हैं और हमें सूर्य उगने से पहले ही दिखाई देने लगता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है कि सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देता है। इसी प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार का है। सूर्योदय से पहले भी सूर्य दिखाई देता है थोड़ा सा, और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें जब सूर्य से आती हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की परतों से होकर गुजरती हैं, तो अपवर्तन के कारण वो मुड़ती हुई चली जाती हैं। और मुड़ते मुड़ते जब हमारी आँख के पास आती हैं तो ऐसे मालूम होता है जैसे थोड़ी से ऊपर से आ रही हैं। और इस प्रकार हमें सूर्य ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ। ये भी अपवर्तन के कारण होता है। तो इस प्रकार से अपवर्तन के कारण अनेक घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें आपने सूर्योदय, सूर्यास्त, तारों का टिमटिमाना, तालाब की तली का ऊपर उथला हुआ दिखाई देना, और आपका पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सब अपवर्तन के अनेक उदाहरण हैं, जिनको हम अपने दैनिक जीवन में देखते रहते हैं और इनको हम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपवर्तन के जो हमारे उदाहरण हैं या अपवर्तन की जो घटनाएं हैं, उनको हम दैनिक जीवन में देखकर, कर कर और सीख सकते हैं। तो अभी आपने अपवर्तन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल की, और इसी के बारे में मैं थोड़ा और बताना ये चाहूँगा कि आपको विभिन्न माध्यम में विशेष तौर पे जो संपर्क में आते हैं वो है वायु, कांच, पानी। तो इनके अपवर्तनांक भी इन्हीं से संबंधित हैं। तो मैं थोड़ा सा सिंह साहब से जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा इनके अपवर्तनांक के बारे में भी बताएं, जिससे कि बच्चे ये जान जाएं कि कितना होता है। तो थोड़ा सा पानी के बारे में देखिए, आपने अभी अभी जैसे कि अपवर्तन के लिए हमें अलग अलग माध्यमों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वायु का जो अपवर्तनांक है वो वायु को हम विरल मानते हैं, और इसका अपवर्तनांक लगभग 1 के बराबर होता है। दूसरा है पानी, जिसका हमें दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, और इसका अपवर्तनांक 1.33 या 4/3 के बराबर होता है। और थोड़ा सा ये वायु से सघन माध्यम है। इससे ज़्यादा आपका कांच का अपवर्तनांक होता है। जो आपका साधारण कांच है उसका अपवर्तनांक 1.5 के करीब होता है। साधारण कांच वायु की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा सघन होता है, इसलिए उसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। और भी देखिए अनेक आपके देखे होंगे, जैसे आप लोग अगर हीरे की बात करें तो इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक होता है 2.4 के करीब लगभग होता है। इस प्रकार से अपवर्तनांक के द्वारा हम ये देखते हैं कि किस माध्यम में सबसे ज़्यादा प्रकाश का अपवर्तन होगा।
जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की किरणें उतनी ही ज़्यादा मुड़ती हैं। अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की किरणें कम मुड़ेंगी, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो उनका निश्चित रूप से विचलन होगा, निश्चित रूप से वे मुड़ेंगी और ये घटना कहलाएगी प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, आज हमने अपवर्तन से संबंधित विभिन्न घटनाओं की विस्तृत जानकारी हासिल की और मेरा ऐसा सोचना है कि आपको सभी जानकारियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसके पश्चात भी हो सकता है कि किसी बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूज़न हो, तो मैं एक बार आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि अपवर्तन का जो नियम है, 3 नियम हैं, उसमें दूसरा नियम स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न इस तरह से आता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि स्नेल का नियम क्या है। दोनों ही स्थितियों में आपको उत्तर यही देना है कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, ये हुआ स्नेल का नियम। हाँ बच्चों, मैं आपके लिए एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो अपवर्तन का प्रथम नियम है इसे हम उत्क्रमण नियम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी सुना होगा या आप लोगों को जानकारी होगी कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे के उल्टी हैं, इसलिए इस नियम को हम उत्क्रमण नियम भी बोल सकते हैं। क्योंकि प्रकाश की किरणें जब माध्यम के ऊपर निर्भर करेंगी, सघन से विरल में जाएंगी, ध्यान दीजिए आप लोग, कहाँ से कहाँ जाएंगी, सघन से विरल माध्यम में जाएंगी तो अविलंब से दूर हटेंगी। इसका उल्टा, जब विरल से सघन में जाएंगी तो अविलंब की ओर झुकेंगी, इसलिए इस नियम को हम उत्क्रमण नियम भी कह सकते हैं। मतलब इसमें उल्टा होता है। यदि हम वायु से पानी में देखेंगे, पानी से आने वाली किरणें हैं और हम अगर उसको वायु से देखेंगे तो हमें अविलंब से दूर हटती हुई दिखाई देंगी। यदि आप लोग पानी में अगर आप हैं और वायु से आने वाली किरणों को देखेंगे तो आपको अविलंब की ओर झुकती हुई दिखाई देंगी। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इसलिए इसको हम उत्क्रमण नियम भी कह सकते हैं। बच्चों, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि हमने अपवर्तन के संबंध में जब विस्तृत चर्चा की है तो इसको हम म्यू से दर्शाते हैं। म्यू के बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे सिंह साहब, क्योंकि बच्चों को म्यू से परिचित होना चाहिए। हाँ, म्यू जो है ये अपवर्तनांक है, इस अपवर्तनांक का संकेत है। और जैसे कि आपको देखिए अभी अभी बताया है कि यहाँ पर ये एक बिंदु P पर देखा होगा आप लोगों ने कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और उसको हमने प्रदर्शित किया है 1μ2 और इसको लिखा है sin I अपॉन sin R। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे कि आपको ये बता दिया जाए कि इसमें देखिए आपको इस चित्र में आपको दोनों बातें दिखाई देंगी एक साथ, जिसमें इस P बिंदु पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, इसलिए अविलंब की ओर मुड़ रही है। और अगर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम A म्यू G, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है और ये कहलाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। Q बिंदु पर अगर हम बात करें तो Q बिंदु पर देखिए उल्टा होगा, प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाएगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम G म्यू A, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इस प्रकार से ये दोनों अपवर्तनांक एक दूसरे के उल्टे होते हैं और इनको अगर हम इस प्रकार से लिखें कि G म्यू A बराबर 1/A म्यू G, इस प्रकार से भी हम इन दोनों अपवर्तनांकों के बीच संबंध को दर्शा सकते हैं। तो जैसा सिंह साहब ने बताया उससे मेरा सोच थोड़ा ऐसा बन रहा है कि A म्यू G, A मीन्स एयर, G मीन्स ग्लास, माने वायु से कांच में जा रही है प्रकाश किरण, तो हम उसको कहेंगे A म्यू G, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और इसी बात को यदि हम कहना चाहें कि कांच से वायु में जा रही है तो हम कहेंगे G म्यू A। और इसको यदि मैथमेटिकल भाषा में हम कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं A म्यू G बराबर 1/G म्यू A, माने इस तरह भी हम इसको दर्शा सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम दो बातों में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है या कांच से वायु में जा रही है, तो उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
ए म्यू जी और जी म्यू ए। तो बच्चों, आज आपने सभी अवधारणाएं आपकी अपवर्तन से संबंधित मेरे सोच से स्पष्ट हो गई होंगी। इसके पश्चात भी हो सकता है किसी को कोई समस्याएं आ सकती है, तो मैं 2 मिनट का समय और लेकर के सिंह साहब से कहूँगा कि अपवर्तनांक के प्रकार के बारे में भी अवगत करा दें, कितने प्रकार का होता है। ये अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक देखिए कि अपवर्तनांक में आप जब प्रकाश की किरण जाएगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो अपवर्तनांक जो होते हैं वो दो प्रकार से उनको बोल सकते हैं कि या वायु के सापेक्ष है अपवर्तनांक, या किसी माध्यम के। 2 प्रकार के अपवर्तनांक हो सकते हैं, एक तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको हम इस प्रकार से बोलें कि अपवर्तनांक जो हैं वो 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक से तात्पर्य है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से, जहाँ कोई माध्यम ना हो और केवल एक माध्यम में प्रवेश करेगी, निर्वात से एक माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वो अपवर्तनांक कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन जहाँ 2 माध्यम होंगे तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको देखिए स्पष्ट हुई होगी बात, फिर से आप लोग इसको समझें। अपवर्तनांक 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसमें प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में जाती है, तो वो कहलाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक। और जब दूसरा सापेक्ष अपवर्तनांक, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो वो कहलाएगा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो बच्चों, हमारा समय समाप्त होने जा रहा है। तो आज हमने प्रकाश के अपवर्तन, अपवर्तन से संबंधित नियम, उनसे संबंधित विभिन्न घटनाएं, अपवर्तन कितने प्रकार का होता है और स्नेल का नियम विशेष तौर पे हमने इनका अध्ययन किया। और मैं सोचता हूँ इससे संबंधित सभी अवधारणाएं आपको स्पष्ट हो गई होंगी, और हो सकता है इसके पश्चात भी आपकी कोई समस्या हो तो आप हमको नेक्स्ट समय हम जब भी मिलेंगे उस समय हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कि विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसके बाद आपको यदि कोई शंका उत्पन्न हुई हो तो आप सैटकॉम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए धन्यवाद।